वेलकम बैक नाजरीन। सीज फायर करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि ईरान और इसराइल दोनों ने ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और अगर कोई मुल्क सीज फायर की खिलाफ वर्जी अब करेगा तो उसको नताइज भुगतना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का किरदार इस सारे सीज फायर और डील में भी इंतहाई मशकूक दिखाई दे रहा है और ये डील किस तरह हो सकती है अगर ईरानी आर्मी चीफ भी टारगेट हुए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका बुरी तरह से तबाह हो गया है और जो अहम तरीन उनके साइंटिस्ट हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है। मियां सनाउल्लाह साहब से कमेंट लेंगे। सर, एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना लॉस हुआ है ईरान को इस तमाम तर तनाज़े में, और क्या ईरान और इसराइल कामयाब हो गए हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का मुकम्मल तौर पर तबाह करने को, कि अभी चांसेस हैं कि ईरान स्टेबल हो सकता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर? बेसिकली ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरा ख्याल है कोई भी एनालिस्ट नहीं दे सकता जी। ये तो ज़ाहिर तौर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही जब वो अलाउ किया जाएगा उनको कि वो विजिट करें तो वही बता सकेंगे। अमेरिकन तो खुद भी कहते हैं, अगर जो प्रेसिडेंट कुछ कहते हैं, लेकिन फौजी एहकाम ये कहते हैं इट इज़ टू अर्ली टू असेस। लेकिन डैमेज और फिर ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये वो बंकर बस्टर्स जो है उसने एग्जिट पे और एंट्री पॉइंट पे ना किया फोटो में, और दूसरी जगह अभी 3 जगह पे हुआ है। तो अब ना कहाँ तक नुकसान हुआ है, वो तो नुकसान तो जरूर हुआ होगा, लेकिन क्या ये क्रिटिकल होगा तो उनका बिल्कुल ना खत्म हो गया, उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि इंडिजिनस है ना, ये सारा नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और ठीक है। प्यार है साइंटिस्ट की, वो दे कैन कम बैक, दे कैन reclaim the knowledge. It will take some time. ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और उनकी राय नाजरीन आपने सुनी। जुल्करनैन ताहिर साहब, आपका रुख करूंगा। अब तो ये सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पर जो ईरान का मेजर कंसर्न था कि फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी नहीं होनी चाहिए, जीनोसाइड फौरी तौर पर रुकना चाहिए, पाकिस्तान भी ये कंसर्न उठाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हम अपनी तमाम तर सरकारी तकारीब में भी ज़रूर इस हवाले से बात करते हैं और OIC में भी जो इजलास हुआ गुज़श्ता दिनों उसमें भी बात की, लेकिन मामला जू का तू है। गज़ा की सूरत हाल बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई। गज़ा आज भी एक दोज़ख का, जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस डील में अगर वो फ़लस्तीन और गज़ा का जो मेजर मुतालबा है उसको शामिल नहीं किया जाता तो ये डील तो नामुकम्मल होगी? देखिए, इनफैक्ट एट द मोमेंट तो पूरे खित्ते को जंग से बचाने के लिए ये सीज़ फायर ज़रूरी था, तो आई थिंक ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम बात कर लें जो परमानेंट जो उसकी रूट काज है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की, वो है फ़लस्तीन, वो है गज़ा। जो इसराइल का गासबाना कब्ज़ा है गज़ा के ऊपर और पूरे फ़लस्तीन के ऊपर। अभी आपने UN की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी है तो उसमें जो फिगर वो शेयर कर रहे हैं कि 3,77,000 फ़लस्तीनियन जो हैं गज़ा में वो मिसिंग है। तो इट मीन्स के डेथ टॉल जो है वो लाइकली 4 लाख से ज़्यादा है। तो वंस इसमें भी अगर सीज़ फायर हो जाए या जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अगर इसमें अपना रोल प्ले कर दें, और क्योंकि वो तो यूनिलैटरल है उसको तो हम सीज़ फायर भी नहीं कहेंगे इन द वे, क्योंकि हमास तो उस तरह जितनी आप कितनी रेजिस्टेंस होगी, वो एक कोई बड़ी वॉरिंग पार्टी नहीं है। अगर हम ईरान और इसराइल की बात कर लें तो हमास तो बिल्कुल एक कोई फोर्स ही नहीं है उसके आगे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल ने ही जो है अपना ओन स्लाटर जो है वो बंद करना है। इसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना रोल प्ले कर लें तो फिर शायद पाकिस्तान भी समहाउ जस्टिफाइड हो जाएगा कि इसको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है इसका नाम रेकमेंड कर दे। अभी तो खैर पाकिस्तान जस्टिफाइड नहीं हो रहा, बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है ओवरऑल। तो आई थिंक कि रूट काज को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट वहीं रहेगा और ये चिंगारी फिर दोबारा से किसी स्टेज पे दोबारा से आपके सामने होगी, आग भड़क सकती है। तो इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इस पे जो है जो OIC है या जो मिडल ईस्टर्न बाकी ताकतवर कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कतर जो है, कतर ने अभी काफ़ी ज़्यादा इस पे शोर किया कि दोहा के ऊपर जो अमेरिकन बेस है उस पर इसराइल ने क्यों अटैक किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो पूरी तरह से सऊदी अरब, कतर, कुवैत ये स्टेप फॉरवर्ड करें, UAE, तो डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को कन्विंस करें कि
غزہ کا جو ماسیکر ہے وہ ذرا بند کر دیں اور ٹیبل پر آئیں, ساری پارٹیز بیٹھیں اور ایونچولی اس کا کوئی سلوشن بات چیت سے ہی نکالیں, ٹاک آؤٹ کریں. میرا ذاتی خیال تو ہوپ تو یہ ہے کہ یہ کنٹینیو رہے, جیسا کہ چائنا نے کہا, یہ اٹ از گڈ فار دی کامن گڈ آف دی ریجن پہلے بہت ہے نا انسٹیبل ہے جی اور نہ خاصا نا اس میں پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی ری ایکشن آتا ہے تو اس کا امپیکٹ صرف اس خطے پہ نہیں ہوگا بلکہ اس خطے سے بیانڈ ہوگا, اور وہ خاصا پرابلمٹک پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ ہوگا. اور یہ کہنا وار بھی کنٹینیو رہتی ہے تو ہم پہ بھی بہت زیادہ پریشر پڑے گا, اکنامک بھی ہو سکتا ہے, سائیکالوجیکلی بھی ہو سکتا ہے, اور پولیٹیکل جیو اکنامک بھی ہو سکتا ہے. جی لیکن جو کوشچن آپ نے ریز کیا ہے اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایران کے پاس کس قسم کے نا مٹیریل ہے. ان کے فضائی تو ایئر فورس تو اتنی نہیں ہے, لیکن ریسٹرکچر ہو چکی ہیں وار. ہم نے دیکھ لیا انڈو پاکستان کی 4 days وار میں, ہم نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا. ٹروپس کی تعداد میں تو وہ اسرائیل سے زیادہ ہے, زیادہ ان کی ول از اسٹل دیئر. جی اب نا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو لیڈر ہے جو کرپٹ ہے, اس پہ چارجز ہیں, وہ انسٹیبل فیل کر رہا ہے. اس کے ہواری, اس کے حمایتی دوسری کولیشن پارٹنرز جو ہیں اس کا کہاں تک ساتھ دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے میں نا وکٹر ہوں, اور وکٹر کے شوشے پہ وہ ہی وانٹس ٹو ریمین ان دی گورنمنٹ. تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہ اس ایمبیانس کو برقرار رکھے, اس برم کو, جھوٹے برم کو برقرار رکھے تاکہ اس کی حکومت نہ جائے, ادروائز وہ پرائم منسٹر شپ سے جیل بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ کو بھی زیادہ لگی ہے, اس کا جو برم سول ہے نا سپر پاورس ہے اور وہ فوجی طور پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ ہر چیز جو وہ کہتا ہے وہ کروا سکتا ہے. اس کو ایک دھچکا لگا ہے, اس نے بہت بڑے کلیم کیے ہیں کہ جی میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا. اس کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہا, اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اپنے مقصد, 2 مقصد تھے ان کے, نیوکلیئر کے اور ریجیم چینج, دونوں میں فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. ضرور ضرور پڑی ہے یہ اس کے بارے میں کہ یہ سیز فائر کہاں تک کتنی دیر رکے گی, کتنی دیر چلے گی. ابھی خبریں جو آ رہی ہیں کہ اسرائیل کو اگرچہ کچھ ٹائم دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ کمپلیٹ کر لیں ایکشن ہے نا جو ان پائپ لائن تھے, تو وہ اس نے ابھی بھی کچھ بم وہ میزائل مارے ہیں. اور نا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ چلے گی تو ان جنرل ٹرمز میں سیز فائر چلے گی, کیونکہ خطہ متحمل نہیں ہو سکتا انسٹیبلٹی کا اور فردر وار کا. اور ویسے بھی غلطی جو کی ہے انہوں نے ایران میں, قطر میں اور عراق میں میزائل پھینک کے, وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے, اور وہاں اس اکاؤنٹ پہ کوئی کنٹری ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا, امریکی حملوں کی مذمت کی. جو وائٹ ہاؤس میں ظہرانہ جس کا اہتمام کیا گیا فیلڈ مارشل آرمی چیف کے اعزاز میں, اس میں بھی ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے گفتگو ہوئی. پاکستانی عوام میں تو ایک پرو ایران اور اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جو اس تنازع کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اور 2023 میں جب فلسطین پر حملوں کا آغاز کیا گیا اس کے بعد تو اسرائیل کی ہر سطح پر مذمت کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ ایک ایمبیسیڈر بھی ہیں, تمام تر عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, اگر اس سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان کیا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے عملی طور پر؟ جس طرح سے OIC کا اجلاس ہوا, مذمت اور تمام تر بیانات تو دیے گئے, لیکن عملی طور پر پاکستان کیا سر پوزیشن لے سکتا ہے؟ پاکستان نے ابھی تک بہت اچھے نا اقدام لیے ہیں اور اس کی تعریف بھی ہوئی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ پاکستان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا.
पाकिस्तान है ना कोई फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिकल सपोर्ट दे सकता है। पाकिस्तान ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट हर फोरम पे दे सकता है उसको, और दे भी रहा है। इसमें मजम्मत भी करेगा और फिर कोशिश करेगा कि ये इसको उजागर किया जाए और दोबारा आना ऐसी हरकत ना हो। इसके अलावा हमारे ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हम तो बल्कि चाहते हैं कि ये जो सीज फायर हो ये बरकरार रहे, और इसके ये सबके लिए अच्छा है। और फिर जो इनके नेगोशिएशंस होती हैं अमेरिका के साथ, वो भी फ्रूटफुल हों, जिसमें दबाव न डाला जाए ईरान को, और ईरान उस दबाव में आके कोई अपने लिए और खित्ते के लिए गलत ना फैसला करने पे ना मजबूर कर दिया जाए। ठीक है सर, ये फ़लस्तीन का जो मामला है और ईरान का बुनियादी कंसर्न भी था कि फ़लस्तीन में जो हमले हैं इसराइली उनको रोकना चाहिए। जो सीज़ फायर हुआ है या जो डील होने जा रही है मशरिक़ वस्ता में इसराइल के किरदार और जंग के हवाले से भी कुछ नुकात उसमें शामिल होंगे। आपके पास है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सर? मैं तो अब सर्विस में नहीं हूँ, ना मैं इसके में डायरेक्ट तौर पे कनेक्टेड हूँ इन चीज़ों से। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो नेगोशिएशंस होंगी वो ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें गाज़ा और या दूसरे खत्ते के जो मसाइल हैं उनका जिक्र नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और उनकी राय नाज़रीन आपने सुनी। जुल्करनैन ताहिर साहब, आपका रुख करूंगा। अब तो ये सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पर जो ईरान का मेजर कंसर्न था कि फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी नहीं होनी चाहिए, जीनोसाइड फौरी तौर पर रुकना चाहिए। पाकिस्तान भी ये कंसर्न उठाता रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हम अपनी तमाम तर सरकारी तकारीब में भी ज़रूर इस हवाले से बात करते हैं, और OIC में भी जो इजलास हुआ गुज़श्ता दिनों उसमें भी बात की। लेकिन मामला जू का तू है, गज़ा की सूरत हाल बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई। गज़ा आज भी एक दोज़ख का, जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस डील में अगर वो फ़लस्तीन और गज़ा का जो मेजर मुतालबा है उसको शामिल नहीं किया जाता तो ये डील तो नामुकम्मल होगी? देखें सर्टनली मेरा तो ये मानना है कि ये सारा कन्फ्लिक्ट जो इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया, प्लान भी किया, ये पूरा डिज़ाइन भी दोनों ने मिलके ही किया, और इसका सोल पर्पस था कि किस तरह से ईरान को हमने डिप्राइव करना है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, 1981 में जब सद्दाम हुसैन बहुत करीब पहुंच गया था, इराक़ की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, तो उस वक़्त भी इसराइली तैयारे उड़े थे, अमेरिका की पूरी बैकिंग थी, 1981 था, और उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर जो था सद्दाम हुसैन का इराक़ का, उसको डिमोलिश कर दिया था। उसके भी साइंटिस्ट इसी तरह से असैसिनेट हुए थे जिस तरह से अब ईरान के हुए हैं। तो ये जो सारा था, इनका सिर्फ सिंगल एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, हमने इसके हाथ में बम नहीं लगने देना, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद इसमें कामयाब हुए हैं। अदरवाइज़ अगर ये अमेरिका जिस तरह से बीच में पड़ा है, 125 तैयारे उड़े हैं, 37 घंटे का ऑपरेशन किया, और 4,20,000 के करीब जो बारूद है पाउंड, ये उन्होंने गिराया उन 3 जगहों के ऊपर जो कि अंडरग्राउंड थी, टनल्स थी, और अगर आप देखें कि वहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट थी। तो अब ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं, ईरान कहता है कि मैंने मैनेज टू ट्रांसफ़र इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए या उनको वे बताने के लिए कि समहाउ ये इंटैक्ट है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटैक्ट है, क्योंकि जितना बारूद अमेरिका ने फेंक दिया उससे पहले उन्हीं टनल्स के ऊपर जहां इनकी आप इसको एटॉमिक रिएक्टर कह लें, जिस तरह से इसराइल ने बॉम्बिंग की, उसके बाद फाइनल जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन वो US की एंट्री से हुआ।
تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے ایران نے ریئیکٹ کیا اور دوحہ میں اس کی بیسس کو سیریا میں اور عراق میں ہٹ کیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مائنڈ ہی نہیں کیا. اگر اس سے پچھلا سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ٹوٹل 360 ڈگری کا یو ٹرن ہے. اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے ریئیکٹ کیا ایران نے تو میں اس کو ایگزامپل بنا دوں گا ایران کو. لیکن اب وہ بڑے سکون سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بھی, آپ نے ریٹیلیٹ کر لیا, اسکور سیٹلڈ, چلیں لیٹس موو ٹوورڈز اے سیز فائر. تو ایجنڈا چونکہ اچیو ہو گیا نیتن یاہو کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا, ایران کو نیوکلیر ویپن سے ڈپرائیو کرنے کا, تو آئی تھنک دا اسٹوری از اوور. ڈی ایسکلیشن کی طرف ہم چل پڑے ہیں. اگلے آنے والے دنوں میں فردر ڈی ایسکلیشن آپ دیکھیں گے. دیکھیں رخشان, ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے, جو پچھلے دنوں میں جو معاملات چل رہے تھے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں حملے کیے جا رہے تھے, اس میں پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر تھا. چاہے اقوام متحدہ ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, پاکستان کا میڈیا ہو, پاکستان کے عوام ہو, جو بھی, مکمل سپورٹ ایران کو حاصل تھی ہر طریقے سے. اخلاقی سوشل میڈیا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے جو پاکستان انڈیا کا تنازع ہوا تھا, جو ٹک ٹاک پہ یا جو دیگر سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے اوپر پلیٹ فارم یوز کیے جا رہے تھے انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حق میں, وہی تمام چیزیں ایکٹیولی یہاں پر ایران کے حق میں جو ہے وہ چلتی رہی. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں جو غلط کردار تھا وہ اسرائیل کا تھا. ایران اپنے پرسکون طریقے سے بیٹھا تھا, اپنی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز اس کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹ سامنے نہیں آیا تھا جس کو ہم کہیں کہ وہ اکسا رہا ہے یا جنگ کرنے کے چاہ رہا ہے. اب اس سچویشن میں میرے خیال میں جو پاکستان کا پہلے کردار تھا, اور اگر میں نہیں چاہتا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اسرائیل کو اس طرح کی غلط حرکت کرے, لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کرتی ہے تو دیکھیں ہمارا پہلے بھی اور اب بھی مکمل عوام حکومت اس وقت ایران کے ساتھ ہے. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, جو کچھ لوگ توقع کرتے ہیں کہ یار شاید پاکستان یا جو دیگر اس کے ساتھ رشیا ہے یا چائنا ہے, یہ گنز پکڑ کے یا میزائل پکڑ کے یہ اسرائیل پہ حملہ کر دیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ تو پھر آپ اگر یہ جب ہم تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں نا, تو بیسکلی یہ وہ ہے, تھرڈ ورلڈ وار تب شروع ہوگی جب آپ ایک ملک کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے حمایتی. وہ آپ دیکھیں نا, وہ جب اکثر فلموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے, وہ ہوگا تو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی. ادروائز یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی جس کے اندر امریکہ نے اس کی سپورٹ کی, اور پاکستان کے لوگ, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام مکمل طور پر جو ہے وہ پہلے بھی ایران کے ساتھ تھے, اب بھی ایران کے ساتھ ہے. اسرائیل کے ساتھ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ہم نے تو آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا, جس کا یہ بھی پڑا ہوا تھا کہ جی تسلیم کرنے جا رہے ہیں. نہیں, یہاں تو جو کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے گی بھی تو عوام اس کو بالکل ویسے ہی فارغ کر دیں گے. تو اس لیے مکمل سپورٹ ہماری ایران کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, سینئر صحافی شاداب ریاض صاحب اور تجزیہ کار ذوالقرنین طاہر صاحب, سینئر صحافی ہمارے ساتھ پروگرام موجود تھے, اور سابق ایرانی سفیر میاں ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ قیمتی رائے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. رخشان میر کو دے نیوز فیڈ سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ اور میں رخشان میر. ناظرین, عالمی منظرنامے پر آج بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالآخر امریکہ نے ایران اور اسرائیل تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اور اس سارے معاملے میں قطر کا بھی کچھ اہم کردار کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. گزشتہ ہفتے جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے اور ایرانی آرمی چیف سمیت اہم ترین کمانڈرز اور نیوکلیر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد ایران نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اسرائیل پر سینکڑوں میزائل مار گرائے. یہاں تک کہ تل ابیب اور حیفا جو شہر امپورٹنٹ ترین ہے اسرائیل کے, وہ بری طرح متاثر ہوئے. اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس سارے معاملے میں کردار ہے وہ تو انتہائی مشکوک اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ پہلے حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیا کہ ایران فوری طور پر ڈیل کرے, اور اگر ڈیل نہیں کرتا تو ایران کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر چند گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے
ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी हमला किया गया, और फिर जब बात नहीं बनी, जब दोहा में ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया, तो फिर अमेरिका ने अपने पुराने तरीके पर अमल करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया। इस सीज़ फायर का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि ईरान इसराइल तनाज़ा तो कई दहाइयों से चलता आ रहा है। 2024 और उससे पहले कई मरतबा दोनों ममालिक आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस मरतबा ये जो तनाज़ा है, जो कि ईरानी आर्मी चीफ समेत अहम तरीन कमांडर्स की शहादत की वजह बना है, इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, हम स्टूडियोज़ में इस पर बात करेंगे। शादाब रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जुल्करनैन ताहिर साहब सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ईरानी साबिक़ सफ़ीर मियाँ सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन लाइन मौजूद होंगे। सबसे पहले शादाब रियाज साहब का रुख करता हूँ और फिर बात करते हैं दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। शादाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तनाज़ा हमने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों में इस कदर बड़ा हुआ कि ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि दूसरे ख़ित्तों के लिए भी एक थ्रेट की सूरत हाल पैदा हो गई। ईरान पर हमले हो रहे हैं, ईरान फिर इसराइल पर हमला कर रहा है, फिर कतर में फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया गया। बुनियादी तौर पर जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना था, ईरान तो कहता है कि बिल्कुल महफूज है। ये जो सीज़ फायर आज हुआ है, इसका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, कितना पायदार हो सकता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रुखसान, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि सीज़ फायर की बात तो कर दी गई है, लेकिन सीज़ फायर के ऐलान के बावजूद इतलात ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से जो है वो इसके ऊपर इसकी पासदारी नहीं की जा रही। इवन सदर ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं ईरान और इसराइल दोनों से खुश नहीं हूँ। इन्होंने जो है वो उसकी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और ईरान को इसराइल को चाहिए, मैं उससे ज़्यादा ना खुश हूँ कि वो अपने त्यारे फौरी तौर पर वापस बुला ले। देखिए, किसी भी सूरत पर इसराइल पर एतबार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा रुखसान, जब इराक वॉर का मामला हुआ था तब भी एक यही चीज़ आई थी कि जी इनके पास कीमियाई हथियार हैं, और वो चीखते रहे, वो कहते रहे, जी हाँ, कि जी वो चीखते रहे कि जी हमारी ना ऐसा कोई इरादा है, ना हमने ऐसी कोई चीज़ हमारे पास है। लेकिन इन्होंने जो चाहा, सद्दाम का रजीम चेंज हुआ, वो कामयाब हुए उसके अंदर। अब ईरान के अंदर भी स्टार्ट में यही बात आ रही थी कि बेसिकली ये रजीम चेंज करना चाहते हैं, जो कि वो उनको पहले हमले से ही पता लग गया, जब ईरान के अवाम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पे खड़े होकर नारेबाजी की, न सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ बल्कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। तो इनका एक ये मिशन तो नाकाम हो गया। अब बात आ गई इस बात की कि जी क्या ये अमन मुआहिदा या जंगबंदी चलेगी कि नहीं चलेगी। आप ये देखें, आज तक क्या पाकिस्तान इंडिया की जंगबंदी हुई? क्या हम मोदी पे एतमाद कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? कि वो मोदी जो है उसकी एक फितरत है, वो कभी भी इस तरफ ये नहीं हो सकता कि वो शिकस्त खाए, जितनी बुरी तरह हमने उनको शिकस्त दी थी, उसके बाद वो अब चुप करके खामोशी से साइड पे हो जाए। सेम चीज़ हम यहाँ पर इसराइल की भी बात करते। देखिए, इसराइल को बहुत जोम था, बहुत उसका ख्याल था कि जी हम तो जिसको चाहें कर ले, क्योंकि उनको प्रैक्टिस थी गज़ा के निहत्ते मुसलमानों पे, छोटे छोटे बच्चों पे बम गिराने की, स्कूलों पर, हॉस्पिटल्स में बम गिराने की। लेकिन इस मर्तबा जब ईरान ने उसको रिस्पॉन्स किया, उसके जो तेल अवीव में बहुत से शहरों के अंदर जो तबाही डाली, उसके बाद इसराइल भी परेशान हो गया कि यार हमने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर वो बात जंगबंदी की तरफ आई, अमेरिका बीच में। मेरा नहीं ख्याल कि रुखसान इनको या पूरी दुनिया को इसराइल पर एतबार करना चाहिए। ठीक है, एक अहम सवाल ये भी है कि इसराइल की जानिब से जिन न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया गया, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स को, और क्लेम किया गया कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, फर्दो और नेतन्स नामी इन्हीं न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर अमेरिका ने भी टारगेट किया। सवाल यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस हद तक इस तनाज़े में मुतासिर हुआ है। जुल्करनैन ताहिर साहब से कमेंट लेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मियाँ सनाउल्लाह साहब ने, साबिक ईरानी सफ़ीर हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कभी थ्रेट करते रहे, कभी बराह रास्त हमला करते रहे, एक पार्टी तो बन गए वो इसराइल के साथ, और इसराइल की बेजा हिमायत फ़लस्तीन के मामले में भी अमेरिका करता रहा। जो बाइडन की कॉन्टीन्यूटी थी, और इस मामले में भी वो इसराइल की पार्टी दिखाई दी है, और अब फिर अचानक उन्होंने सीज़ फायर का क्रेडिट ले लिया। आप क्या समझते हैं, सीज़ फायर किसने करवाया, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कन्फ्यूजन का शिकार थे जो इस तरह से तमाम तर फैसले करते रहे?
देखें सर्टनली मेरा तो ये मानना है कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया, प्लान भी किया, ये पूरा डिज़ाइन भी दोनों ने मिलके ही किया, और इसका सोल पर्पस था कि किस तरह से ईरान को हमने डिप्राइव करना है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। देखिए, अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, 1981 में जब सद्दाम हुसैन बहुत करीब पहुंच गया था, इराक की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, तो उस वक्त भी इसराइली तैयारे उड़े थे, अमेरिका की पूरी बैकिंग थी, 1981 था, और उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर जो था सद्दाम हुसैन का इराक का, उसको डिमोलिश कर दिया था। उसके भी साइंटिस्ट इसी तरह से असैसिनेट हुए थे जिस तरह से अब ईरान के हुए हैं। तो ये जो सारा था, इनका सिर्फ सिंगल एजेंडा था, वन पॉइंट एजेंडा था कि हमने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, हमने इसके हाथ में बम नहीं लगने देना, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद इसमें कामयाब हुए हैं। अदरवाइज़ अगर ये अमेरिका जिस तरह से बीच में पड़ा है, 125 तैयारे उड़े हैं, 37 घंटे का ऑपरेशन किया, और 4,20,000 के करीब जो बारूद है पाउंड, ये उन्होंने गिराया उन 3 जगहों के ऊपर जो कि अंडरग्राउंड थी, टनल्स थी, और अगर आप देखें कि वहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट थी। अब ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं, ईरान कहता है कि मैंने मैनेज टू ट्रांसफ़र इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी आवाम को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि समहाउ ये इंटैक्ट है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटैक्ट है, क्योंकि जितना बारूद अमेरिका ने फेंक दिया उससे पहले उन्हीं टनल्स के ऊपर जहाँ इनकी आप इसको एटॉमिक रिएक्टर कह लें, जिस तरह से इसराइल ने बॉम्बिंग की, उसके बाद फाइनल जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन वो यूएस की एंट्री से हुआ। तो आपके सामने है जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया, और दोहा में इसकी बेसिस को सीरिया में और इराक में हिट किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने माइंड ही नहीं किया। अगर इससे पिछला स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो टोटल 360 डिग्री का यू टर्न है। उसमें वो कह रहा था कि अगर इसने रिएक्ट किया ईरान ने तो मैं इसको एग्जाम्पल बना दूंगा ईरान को, लेकिन अब वो बड़े सुकून से कहता है कि कोई बात नहीं भी, आपने रिटेलिएट कर लिया, स्कोर सेटल्ड, चलें लेट्स मूव टूवर्ड्स अ सीज फायर। तो एजेंडा चूंकि अचीव हो गया नेतन्याहू का, डोनाल्ड ट्रंप का, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स से डिप्राइव करने का, तो आई थिंक द स्टोरी इज़ ओवर। डी एस्केलेशन की तरफ हम चल पड़े हैं। अगले आने वाले दिनों में फर्दर डी एस्केलेशन आप देखेंगे। ठीक है, मियां सनाउल्लाह साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स को या जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया गया, इसराइल की जानिब से भी, अमेरिका की जानिब से भी। एक तो ये बता दें, आपको क्या लगता है कामयाबी मिली है अमेरिका और इसराइल को? दूसरे नंबर पर ये जो तनाज़ा इस मरतबा छिड़ा 2023 में जब फ़लस्तीन वॉर शुरू हुई, और फिर 2024 में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मिज़ाइल का तबादला हुआ, और ईरान ने पहली मरतबा वो बैलिस्टिक मिज़ाइल टेस्ट किए जिनकी रेंज 5125 किलोमीटर थी। और उसके बाद फिर ये 2025 में इस मरतबा ईरानी आर्मी चीफ की शहादत है, दीगर कमांडर्स की शहादत है। एक तो न्यूक्लियर प्लांट्स पर आपका कमेंट दरकार है, और दूसरा ईरान की अब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है फ़लस्तीन के मामले पर? ईरान बात करेगा, फ़लस्तीन की हिमायत करेगा, या अब खामोशी इख्तियार रखी जाए कुछ देर? एक्चुअली क्रेडिट तो वो ले रहे हैं, वो तो क्रेडिट यहाँ तक ले रहे हैं जिस तरह के उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दिया था कि ये दोनों मुल्कों ने मेरे पास आए और फिर मैंने उनकी बर्बादी की, ये चीज करूँ। बेसिकली अगर आप देखें कि ये तो बड़ी देर से उनकी ख्वाहिश थी कि या तो फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, या फिर ना रेजिम चेंज ना की तरफ जाया जाए। अब दोनों में से कोई चीज ना हो नहीं पाई, ना इसराइल से अकेले में हो पाई, ना फिर अमेरिका से जब मिला उसके साथ इसराइल के ये हो पाया। ईरान ने बड़ी ना जरूरत के साथ उनका मुकाबला किया। अगरचे ईरान इस वक्त कमजोर है, लेकिन वो एज ए नेशन के तौर पर खड़ा हुआ, और ये सीज फायर ना कुछ मिस्टेक्स उसने भी की, लेकिन ना उसकी लीडरशिप ने खासा जोश और बलबला दिखाया, और वो मेरे ख्याल में उनकी जरूरत भी थी ताकि अवाम उनके साथ खड़े हों। इसराइल का जो कंसेप्ट था कि जी हम करेंगे, और डिसिडेंट जो हैं और रजीम के खिलाफ जो लोग हैं वो उठ खड़े होंगे,
इंटरनल है ना कंफ्यूजन फैलेगी और बहुत ना हमें वेलकम किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका भी ने जब देखा इसराइल कामयाब नहीं हो रहा और ईरान राजी भी नहीं हो रहा उस टर्म्स पे न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए या नेगोशिएट करने के लिए, तो फिर वो भी टपक पड़ा और बड़े धड़ल्ले से आया। बड़ी उसने स्टेटमेंट अगर आप देखें प्रेसिडेंट साहब की, तो वो तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आप इट इज टू अर्ली टू असेस कि वो वाकई सही कह रहे हैं या वो भी इसको सम काइंड ऑफ ए डील मेकिंग पार्ट है उनके कन्वर्सेशन का, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का या कंफ्यूजन का या डिसीट का, क्या ना ये ट्रिक समझ में नहीं आती, वही बता सकते हैं। ठीक है। अब शादाब रियाज साहब, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से रब्ता किया है और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि एक प्रो ईरान सेंटिमेंट पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, सोशल मीडिया हो या आम एक पाकिस्तानी हो, और इसराइल को लेकर जो नफ़रत है वो फ़लस्तीन और गज़ा पर जंग मुसल्लत करने के बाद तो मज़ीद बढ़ चुकी है। पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होगी? पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए इसराइल की हिमायत, ईरान की हिमायत में, क्योंकि देखें जो ज़ोहराना हुआ वाइट हाउस में, उसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया, OIC में भी पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ सुना गया। तो क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए रुखसान, एक तो बड़ी चीज़ क्लियर है, जो पिछले दिनों में जो मामलात चल रहे थे ईरान और इजराइल के दरमियान में हमले किए जा रहे थे, इसमें पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर था। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान के अवाम हो, पसपा जो भी, मुकम्मल सपोर्ट ईरान को हासिल थी हर तरीके से। इखलाकी सोशल मीडिया भी आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा हुआ था, जो टिकटॉक पे या जो दीगर सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म यूज़ किए जा रहे थे इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में, वही तमाम चीज़ें एक्टिवली यहाँ पर ईरान के हक़ में जो है वो चलती रही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबको पता है कि इस मामले में जो गलत किरदार था वो इजराइल का था। ईरान अपने पुरसकून तरीके से बैठा था, अपनी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ उसकी तरफ से कोई ऐसी एक्ट सामने नहीं आया था जिसको हम कहें कि वो उकसा रहा है या जंग करने के चाह रहा है। अब इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का पहले किरदार था, और अगर मैं नहीं चाहता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि दोबारा इजराइल को इस तरह की गलत हरकत करे, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करती है तो देखिए हमारा पहले भी और अब भी मुकम्मल अवाम हुकूमत इस वक्त ईरान के साथ है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कुछ लोग तवक्को करते हैं कि यार शायद पाकिस्तान या जो दीगर इसके साथ रशिया है या चाइना है, ये गन्स पकड़ के या मिसाइल पकड़ कर ये इजराइल पे हमला कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए ये तो फिर आप अगर ये जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये वो है, थर्ड वर्ल्ड वार तब शुरू होगी जब आप एक मुल्क के साथ चल रहे हैं उसके हमायती, वो आप देखें ना, वो जब अक्सर फिल्मों के अंदर ये होता है कि फिर जिसके हाथ में जो आता है मारना शुरू कर देता है, वो होगा तो थर्ड वर्ल्ड वार होगी। अदरवाइज ये ईरान और इजराइल की जंग थी जिसके अंदर अमेरिका ने उसकी सपोर्ट की और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल तौर पर जो है वो पहले भी ईरान के साथ थे, अब भी ईरान के साथ है। इसराइल के साथ तो कभी हो ही नहीं सकते। हमने तो आज तक उसको तस्लीम नहीं किया, जिसका ये भी पड़ा हुआ था कि तस्लीम करने जा रहे हैं नहीं। यहाँ तो जो कोई हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का सोचेगी भी तो अवाम उसको बिल्कुल वैसे ही फारिग कर देंगे। तो इसलिए मुकम्मल सपोर्ट हमारी ईरान के साथ है। ठीक है।